तो आज वॉशिंगटन में नमस्ते भारत है और इस वक्त आपको बता दें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात कर रहे हैं और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और ये इस बैठक के बारे में आपको बता दें कि दोनों की जो मुलाकात है काफी समय से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि स्कॉट मॉरिसन पिछले साल उनको जनवरी में यहां आना था और वो आ नहीं पाए थे और इसके बाद 2020 मई में उन्हें आना था, लेकिन कोविड की स्थिति के कारण वो नहीं आ पाए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए दोनों के बीच में ट्विटर डिप्लोमेसी चलती रही, दोनों के बीच में फोन पर भी बातचीत होती रही और आज 1-to-1 ये मुलाकात हो रही है। तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। देवेंद्र पराशर हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त वॉशिंगटन से सीधे जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, आप जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अहम बैठक चल रही है ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ। खराब फिर हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, और हमारे ठीक पीछे जो आप होटल देख रहे हैं, इसी होटल में यह बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी और स्कॉट मॉरिसन के बीच। और सवाल ये है कि आखिर भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध किस प्रकार का है, क्यों महत्वपूर्ण है, कितनी प्रगति इसमें हुई अच्छे संबंधों की दिशा में, आगे और क्या कुछ प्रगति होनी है। तो उस लिहाज से आप देखें तो सबसे पहली बात कि ऑस्ट्रेलिया इस बात को मान्यता देता है और वो इस टर्म का इस्तेमाल नहीं करता कि इन एशिया पैसिफिक रीजन, बल्कि वो इस टर्म का इस्तेमाल करता है कि हिंद पैसिफिक रीजन, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है जिससे ऑस्ट्रेलिया से जो सटा हुआ है, उसको वो मान्यता इस रूप में देता है कि वो हिंद पैसिफिक रीजन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऑस्ट्रेलिया के सेंटिमेंट के हिसाब से भारत के लिए कितनी मुफीद स्थिति है। दूसरी चीज कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने इंडिया विजन 2035 यानी कि 2035 तक का इंडिया को लेकर उसका क्या विजन है, इस पर वो काम कर रहा है, इस पर वो काम कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का ऐसा मानना है कि भारत उसके लिए बहुत ज़्यादा आगे मुफीद रहने वाला है, भारत के साथ बेहतर संबंध रखना। और तीसरी चीज़ की ऊर्जा के सेक्टर पे बात करें तो भारत के लिए बहुत बेहतर हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का विकल्प, ताकि मध्य पूर्व एशिया के देशों पर भारत की जो निर्भरता है वो खत्म की जा सके। और अगले 10 साल में ऐसा माना जाता है कि अगर दोनों के देशों के बीच संबंध बहुत बेहतर रहे तो LNG सप्लाई करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भारत में नंबर 1 हो सकती है। ये भारत के लिए बेहतर स्थिति होगा जब आप मध्य पूर्व देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी निर्भरता भारत कम कर सकता है। और चौथी चीज़ की, क्योंकि क्वाड के देशों की अगर आप बात करें तो 4 देश हैं उसमें, तो उस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। आगे दोनों के बीच न सिर्फ सामरिक समझौता बल्कि व्यापारिक समझौता की भी असीम संभावना है। दोनों ही देशों के बीच एक लॉजिस्टिक समझौता भी हुआ है। सामरिक मामले में लॉजिस्टिक समझौता का मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं उनमें से लॉजिस्टिक के मामले में दोनों देश एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकें, ये समझौता ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा आगे बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे चीन को अगर आपको रोकना है तो जाहिर तौर पे ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच संबंध आपने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार से खराब हुए। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून बनाया, बदले में उसके बाद चीन का रिएक्शन किस प्रकार से आया था। तो ये इन सारी चीज़ों की परिस्थिति में निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगता है कि अगर उसे चाइना को काउंटर करना है तो भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में क्वाड समिट से ठीक पहले ये द्विपक्षीय बातचीत की महत्ता समझी जा सकती है। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ रही हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वॉशिंगटन से जुड़ रही हैं, नेहा पंत। नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आज इससे पहले जो 5 CEOs के साथ मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं और बहुत एक्साइटेड थे तमाम CEOs जो कंपनी के। 15-15 मिनट का वक्त दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का। जी, थैंक यू पंकज। पंकज, डेफिनेटली देखिए, स्ट्रेटेजिकली तो भारत अपनी पैठ बना ही रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस मीटिंग में जिस चीज को हम लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप नहीं किया है, इस इकोनॉमिक फ्रंट है। और आप ये नोटिस कीजिए कि इकोनॉमिक फ्रंट कौन कौन से हैं। ये है बेसिकली क्लीन एनर्जी का इकोनॉमिक फ्रंट, ये है बेसिकली माइक्रोचिप लाइक 5G टेक्नोलॉजी, जिसके पीछे अभी सारी दुनिया में रेस लगी हुई है कि 5G टेक्नोलॉजी को में कौन महारत हासिल करेगा, जो कि ऑब्वियसली चाइना के पास है और यूनाइटेड स्टेट्स भी उससे पीछे रह गया था। तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तीसरा, अगर आप देखें तो बात की जा रही है जो इन्वेस्टमेंट है टेलीकॉम सेक्टर के अलावा, जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है वो है कंप्यूटर अडोबे से रिलेटेड सेक्टर। तो अडोबे को भी यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है। तो बेसिकली इकोनॉमिक फ्रंट पे अभी जब आपने देखा कि हमारी GDP धड़ाम से गिरी और कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक
फ्रंट पर हम इंडिया को बहुत ज्यादा झटका लगा, तो उस चीज को बहुत तेजी से रिकवर करने के लिए इंडिया को बेसिकली एक तरह से आप अगर देखें तो यहाँ सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है पूरा का पूरा बे एरिया, तो उसी तरीके की एक सिलिकॉन वैली स्टैब्लिश करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि कैसे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट वहां इन्वाइट किया जाए। प्लस उसके अलावा बहुत बड़ी एक निवेश कंपनी है जिसके सीईओ भी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, तो उस इन्वेस्टमेंट को जो रिटायरमेंट फंड से डील करता है, जो तमाम तरीके के डिफरेंट प्रोजेक्ट में जिसमें सरकारी इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड है और उसका स्कोप ज्यादा नहीं है, उस पर प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को वहां इनवाइट करने की कोशिश की जा रही है। सो आई वुड से जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक ड्रीम भारत की जनता को दिया गया है, उसकी ओर ये बहुत तेजी से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, उनका परिचय मैं भी करवा दूं। प्रिया टंडन है हमारे साथ, आप पत्रकार हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप राइटर भी हैं और प्रोफेसर हैं जिद्दा यूनिवर्सिटी में और विदेशी मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। देवेंद्र, जरा आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, आज एक लंबा सिलसिला है मुलाकातों का प्रधानमंत्री का। पहले 5 बड़ी कंपनीज के सीईओ से मुलाकात की, 15-15 मिनट उनको दिए गए और फिर प्रधानमंत्री अभी इस वक्त स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, मुलाकात होने वाली है, वो है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ। और पूरे भारत की निगाह, पूरी दुनिया की निगाह इस मुलाकात पर भी रहेगी क्योंकि भारतीय मूल की वो है और कुछ पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि कुछ हिंदी में भी बातचीत होगी दोनों के बीच में। और देखिए, बातचीत जिस भाषा में भी हो, लेकिन ये चीज़ तय मानिए कि ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होगी और अमेरिका के स्थानीय समय के हिसाब से 3:15 पर यह बैठक शुरू होगी इन दोनों नेताओं के बीच। और जाहिर तौर पर कल, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है क्वाड समिट के अलावा, तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि उसके लिए बहुत सारा होमवर्क आज ही तैयार हो जाएगा जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री एक साथ बैठेंगे और बहुत सारे सहमति के बिंदु आज मिल सकते हैं। इस बैठक के बाद हमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक छोटा सा रिमार्क भी आएगा और जाहिर तौर पर भारत के लिए ये एक विशेष बात है कि भारतीय मूल की व्यक्ति अगर अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनती हैं, पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनती है, तो ये भारत के लिए निश्चित तौर पर गर्व की बात है। लेकिन जब डिप्लोमेसी के टेबल पर आते हैं पंकज, तो वहाँ पर ये सब सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। हाँ, लुब्रिकेंट का काम ये ज़रूर करता है कि एक दूसरे पे थोड़ा ट्रस्ट ज़्यादा बेहतर रहता है, फिर एक दूसरे की बात आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो। लेकिन डिप्लोमेसी की टेबल बहुत हार्ड टेबल होती है क्योंकि अमेरिका को भारत की सख्त ज़रूरत है, भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं, चाहे रीजनल चैलेंजेस हैं या फिर दोनों ही देशों के जो अपनी आंतरिक समस्या है, इन तीनों ही लेवल पे अगर समाधान की बात करें तो ऐसा लगता है कि दोनों देश बहुत हद तक सेम पेज पर हैं और वहाँ पर आपसी सहयोग, समझदारी और भरोसे का जो आगे का रोड मैप है वो ज़्यादा मुफीद दिखता है, ज़्यादा मजबूत दिखता है। हाँ, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ ब्लॉकेज हैं। जैसे एक बड़ा ब्लॉक ये रहेगा कि एक तरफ क्वाड हो रहा है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और रशिया ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएसए ने जो ऑकस समझौता किया, जाहिर तौर पर उस बात को लेकर भारत के अंदर भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं, वो कोई बहुत बेहतर चीज़ नहीं मान रहे थे। अगर आपके पास ऑलरेडी क्वाड है फिर ऑकस की क्या ज़रूरत थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपनी जगह पे हैं। लेकिन हमें ये बताया गया कि क्वाड का जो डायमेंशन है, प्लेटफॉर्म है, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसमें तमाम मसले हैं। चीन उसका एक पहलू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीन ही पहलू नहीं है और उस लिहाज से इन दोनों देशों के नेता जब आगे बैठेंगे तो जाहिर तौर पे इस बड़े डायमेंशन पे बातचीत होगी। बिल्कुल। और प्रिया, जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो पहले होता था कि भारत जो है वो ऊपर की तरफ देखता था, अमेरिका की तरफ देखता था और बहुत जरूरत होती थी भारत को। लेकिन आज भारत उस स्थिति में है जब अमेरिका को भारत की जरूरत है और ऐसे में आज कमला हैरिस से जो मुलाकात होने जा रही है बहुत महत्वपूर्ण उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो। पंकज जी नमस्कार, आपको और भारत को नमस्कार और धन्यवाद हम ये जोड़ने के लिए। बस एक क्लैरिफिकेशन, मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ यहाँ पे, पहले पत्रकार थी अब नहीं हूँ, बट बस क्लैरिफिकेशन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज की तारीख में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है कि भारत का जो स्टेटस है दुनिया में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में इतना ज्यादा मोदी जी ने उसको आगे बढ़ा दिया है कि आप विश्वास कीजिए कि गर्व से यहाँ के लोग कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। और ग्लोबली
ये जो इंडिया का स्टेटस है वो एक इट्स रिकग्नाइज्ड, इट्स अप्रिशिएटेड एंड इट इज एक्चुअली फेयर कि इंडिया के बिना आज की कोई भी मीटिंग आप करना चाहें कहीं भी दुनिया में, तो बिना भारत के उसमें इन्वॉल्व होने के या उनके लीडरशिप के बिना ये मुमकिन नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज की तारीख में भारत का जो एक स्टेटस है वो ग्लोबली आई वुड से वन ऑफ द फर्स्ट 2, 3, 4 नेशंस में आ जाता है और ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल आसिफ रमीज साहब, देखिए अब भारत उस पंक्ति में खड़ा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और वहां उनके साथ भारत का नाम जुड़ा है, क्वाड का अगर मैं जिक्र करूं। और सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यानी जब इंडिया में 3 बज रहे होंगे लगभग, तब मुलाकात होने जा रही है कमला हैरिस से। वो खुद भी भारतीय मूल की है, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है। पंकज भाई, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और जैसा कि मैं कहूँगा कि इट्स एन इनॉर्मस, ये कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस वाली मीटिंग है और इससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको समझना, जिसको जानना हमें जरूरी है। अभी जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे और आप खुद भी कह रहे थे आपकी रिपोर्ट में भी, और सारी दुनिया भी देख रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान का झंडा, किस तरह से हिंदुस्तान का नाम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आगे बढ़ रहा है। और जब हम फॉरेन में होते हैं या विदेश में होते हैं तो आप देखिए, जब भी हम कहीं अपने मुल्क का झंडा, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की इज्जत, अपने मुल्क की इज्जत जब देखते हैं और दूसरे बड़े जो शक्तिशाली मुल्क होते हैं, खासतौर से जब अभी अमेरिका में जो हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ या हमारे मुल्क को जो इज्जत मिल रही है, वो देख के एक बहुत गर्व होता है, बहुत ज्यादा। हम तो यहाँ बाहर बैठे रहते हैं, हमें पता रहता है कि कितनी अहमियत है हमें हिंदुस्तानियत की और हिंदुस्तानी कहलाने की, तो एक फख्र की बात है और बहुत ज्यादा फख्र की बात है। अब मैं आपके बात पे आता हूँ कि क्वाड पे या आज इसकी जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इसलिए और अहम हो जाती है कि अभी फिलहाल वो अमेरिका में हो रही है और वहां पे और जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे जापान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उन तमाम मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे एक अलग से मुलाकात होना। इसमें देखिए ग्लोबल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं और ऐसे मौके पे इन तमाम प्रॉब्लम्स को और उनको उसका सॉल्यूशन ढूंढना और उस ऐसे मंच पे ढूंढना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप देखें कि अभी सबसे जो एक बड़ा प्रॉब्लम अभी जिससे पूरी दुनिया गुजरी वो था आपको पैंडेमिक ने कितने लोगों की जान ले ली और किस तरह से उसमें परेशानी हुई। लेकिन उससे जो एक बड़ा दूसरा मुद्दा आ गया, जो साउथ एशियन कंट्रीज में, साउथ एशियन रीजन में, अफगानिस्तान में जो ये पावर शिफ्ट हुआ और वहां पे जो तालिबान की हुकूमत आई और किस तरह से जियोपॉलिटिकल जो एक सिनेरियो था वो बदला, वैसे में जो आतंकवाद का जो एक मामला आया वो मुद्दा एक ग्लोबल मुद्दा है और जो बहुत ही अहम मुद्दा है। एक तो पैंडेमिक मैंने बताया, जो आतंकवाद है। अब क्वाड की जो बात है, इसमें हिंदुस्तान का उन तमाम मुल्कों के साथ रहना, हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर इसमें बन के उभरेगा और वो है। और आगे भी देखिए, आज अमेरिका को इसकी जरूरत है और इसके बाद दूसरे जो बहुत कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उन तमाम लोग, जैसे हमारे अभी एक सीनियर एंटरप्रेन्योर वो भी कह रही थी कि हमारे हिंदुस्तान के बगैर तो चीजें चलती नहीं है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्वाड का जो स्वाद है वो कितना ज्यादा लोगों को किस तरह से उसमें देखने को मिलेगा, वो कुछ वक्त के बाद समझ में आएगा। लेकिन इसमें ये आप समझ लीजिए कि ये जो एक मीटिंग है और ये जो एक क्वाड का जो एक आप कह सकते हैं कि और ज्यादा ग्रोइंग इंपैक्ट है और इन तमाम 4 नेशंस के साथ ये बहुत ही ज्यादा, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो या ग्लोबल रीजन हो, क्योंकि ग्लोबल बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। आसिफ रमीज साहब, जरा मैं अपडेट भी ले लूं मैं आपसे, बिल्कुल मैं आपके पास वापस लौटूंगा। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी पल पल की जो अपडेट्स हैं उस पर नजर रखे हुए हैं। देवेंद्र, ये जो मीटिंग चल रही है ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी साहब की, उस बारे में क्या अपडेट, क्या कुछ निकल कर आ रहा है बाहर? क्या ये मीटिंग खत्म हो गई है या अभी भी चल रही है? देवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देवेंद्र से हमारा संपर्क टूटा है। जी आसिफ भाई, आप आगे कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं उसमें यही कहना चाह रहा था कि इसमें बहुत सारे जो हिंदुस्तान के जो अमेरिका के साथ रिलेशन है या दूसरे मुल्कों के भी साथ, और खास तौर से जो हमारे पड़ोसियों के साथ
जो हमारी जो पॉलिसी रहती है, लोग हमेशा अभी कह रहे थे, अभी जब अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हुई थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हिंदुस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला गया है, उसको कोई इसमें बहुत नुकसान होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। उन लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रही होगी बात कि किस तरह से पॉलिसीज बनती हैं और कैसे अचानक से कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। नाजुकी को देखा जाता है, सिचुएशंस को देख के समझा जाता है। और आज देखें जो इतनी तमाम सारी डेवलपमेंट्स हो रही है और दुनिया में जो हिंदुस्तान का एक अहम रोल हो रहा है, एक अहम प्लेयर बन के जो आ रहा है, वो बहुत ही डिफरेंट है। और आपको बताऊं कि इवन अफगानिस्तान में, बल्कि हमारे जो पड़ोसी मिलके पाकिस्तान अभी जो टेररिज्म का मामला आता है तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान का आ जाता है। अब वैसे हालात में जब हिंदुस्तान और अमेरिका और बाकी इवन के मिडिल ईस्ट की दूसरी कई कंट्रीज हैं, बल्कि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज हैं जो कि आप टेररिज्म को एक ग्लोबल प्रॉब्लम समझती है और उसके लिए उसको फाइट करना चाहती है, किस तरह से उससे। आसिफ साहब, मैं आता हूं आपके पास, जरा देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। अब देवेंद्र, क्या अपडेट इस मीटिंग के बारे में? क्या ये बैठक खत्म हुई है या अभी भी चल रही है? नहीं, अभी ये बैठक चल रही है पंकज, और बैठक खत्म होगी तो हमारे ठीक पीछे का जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिस बाहर निकलेंगे और यहाँ से जाएंगे। और उसके थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी बायलैटरल मीटिंग होगी, और जो कि निश्चित तौर पे कमला हैरिस के साथ जो मुलाकात होगी उनकी, उसके लिए पूरा ग्राउंड वर्क तैयार किया जा चुका है कि भारत किन किन मुद्दों पर वहाँ पर बात करेगा। लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ ये बातचीत अभी जारी है। और जैसा कि जिन मुद्दों के बारे में बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों की अगर बात करें तो संभावनाओं के तमाम दरवाजे हैं, चाहे आप अंतरिक्ष सेक्टर की बात कर लें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, हेल्थ की बात करें, स्किल की बात करें, उसमें ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है। तो ऊर्जा की बात करें तो इन सारे सेक्टर में भारत और ऑस्ट्रेलिया ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट के पैरामीटर पे, सिक्योरिटी इशूज़ पे निश्चित तौर पे इन दोनों ही देशों की चिंताएं हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को चाइना अपने प्रभुत्व, अपनी दादागिरी, अपना बाहुबल दिखाने के लिए इस्तेमाल ना करे। उसे काउंटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये देश एक साथ रहें। और अभी तक ऐसा दिख रहा है कि दोनों की थिंकिंग जो है एक दिशा में है, सेम पेज पर है। और क्वाड मीटिंग के अलावा जैसे ये दोनों देश के नेता जब यहाँ पे बैठे हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बायलैटरल मीटिंग का, क्वाड समिट में जब ये बैठेंगे तो वो उसमें कितना सिंक्रोनाइजेशन रहेगा एक तरीके से उन मुद्दों पे जब बात होगी। और चाहे कोविड की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें या किसी और मसले की बात करें, तो उसमें आपको एक दिखेगा कि किस प्रकार से नेता एक तरह से सोच सकते हैं। वहाँ पे फिर उस समिट की सफलता की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और नेहा, जिस रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अमेरिका से बने, ऑस्ट्रेलिया से बने, जापान से बने, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनका वो जो पर्सनल कनेक्ट होता है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं जिनसे अभी मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने एक बार ट्वीट किया था कितने अच्छे हैं मोदी, और फिर उसमें जवाब दिया गया था कि मैं हमारे द्विपक्षीय रिश्तों की ऊर्जा को देखकर चकित हूं। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट पर जवाब दिया था। तो ये जो पर्सनल कनेक्ट होता है प्रधानमंत्री का, वो हमेशा हमने देखा है कि वो बहुत काम आता है। जी, डेफिनेटली। आप इस बात को इस तरीके से देखिए कि अगर आप किसी से आप एक ट्रेड रिलेशन को ही देख लीजिए, जब दो बॉसेस आपस में बात करेंगे तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा बजाय कि एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव और बॉस की बात, दूसरी कंपनी के बॉस के बीच में बात करने के या दूसरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव के बीच में बात करने से। लेकिन उसके अलावा हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंसी का टाइम है। इस वक्त वर्ल्ड बहुत ज्यादा पोलराइज्ड है और जो कॉमन थ्रेट सारी दुनिया में अभी है वो है रेडिकलाइजेशन का थ्रेट। और जो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो जापान अभी इस चीज से थोड़ा सा बचा हुआ है, बट स्टिल न्यूजीलैंड है, और कितने भी आप कोई भी नेशन उठाकर देख लीजिए तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है रेडिकलाइजेशन, पोलराइजेशन, इस तरीके के थ्रेट। उसके अलावा कोडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि अगर हम एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं वो है मैरीटाइम ट्रेड, जो सी के थ्रू जो रिलेशन बनते हैं। और ये सारा जो चाइना वर्सेस अदर नेशंस, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे सिंगापुर, आप कोई भी नेशन उठाकर देख लीजिए, तो ये जो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ये ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको लेकर मैं नेहा जरा आपको रोकना चाहूंगा। देवेंद्र के पास कुछ अपडेट है। देवेंद्र, क्या बता रहे हैं आप? नहीं, अपडेट नहीं है पंकज। नेहा से एक चीज़ जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि अमेरिका के स्टैंड को अगर हम देखें, जैसे भारत
कि एक बड़ी समस्या है, और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए समस्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। ऑस्ट्रेलिया इस बात को बखूबी समझता है, लेकिन अमेरिका का जो स्टैंड रहा है, नेहा ये बता पाएंगे कि अमेरिका में लोग उसे किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि अमेरिका जैसे तालिबान का ही उदाहरण लेकर आप देखें कि गुड तालिबान बैड तालिबान के तरीके से देखता है। अलकायदा से अगर अमेरिका को लड़ाई लड़नी थी तो पाकिस्तान को उसने ज़बरदस्त पैसे दिए और उन्हीं पैसों से पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करते रहा है। और जो अफगानिस्तान के आतंकी थे, अमेरिकी फ़ौज के दबाव में आकर अफगानिस्तान छोड़ के वो पाकिस्तान में जाकर छुपे बैठे थे, पाकिस्तान उन्हें शरण दे रहा था। क्या अमेरिका में लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और क्या आम अमेरिकी इस बात को समझते हैं कि उनके प्रशासन से आतंकवाद को लेकर कैसे चूक होती है, जब आप एक तरफ आतंकवाद के सिंपैथाइजर को अपने साथ रखते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए देवेंद्र, मैं ये कहना चाहूंगी जो अमेरिकन सोसाइटी है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। अगर आप इसको सीधे मैं ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में यहाँ लोग चीजों को देखते हैं, और ये सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हाईली पॉलिटिसाइज सोसाइटी और दूसरा जो पार्ट है वो है बेहद ही इग्नोरेंट सोसाइटी, यानी कि जब तक उन पर ना बीते या जब तक उन पर बात ना आ जाए दे हार्डली केयर, और उनको पता भी नहीं होता कि दुनिया में चल क्या रहा है। लाइक यू वोंट बिलीव, जैसे इंडिया का बच्चे को पता होगा, लाइक 90% मैं कह सकती हूँ, 99% भी मैं कहूंगी तो एग्जैजरेशन नहीं होगा, कि मैं देखती हूँ अपने नेफ्यू की बात में अगर करूँ तो मेरे नेफ्यू को भी पता चलता है कि क्या देश की करंट प्रॉब्लम है, नेशनलिज्म और ये सब। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है हाईली पॉलिटिकली अवेयर सोसाइटी और हाईली पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड सोसाइटी, दूसरी है जिसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये टाइम ऐसा है जो इनको जब डायरेक्टली कोई चीज अफेक्ट करती है, जैसे अभी यहाँ पर एकदम से रिफ्यूजीज का, चाहे फिर वो मैक्सिकन बॉर्डर पे हो, और जैसे हेशियन रिफ्यूजी यहाँ पहुंच रहे हैं, दूसरा अफगानी जो क्राइसिस है वो पूरी दुनिया ने देखा। तो ये एक ऐसा समय आ चुका है जिसमें अमेरिका में कई लोगों के लिए जो हाईली आई वुड से नेशनलिस्टिक, तो आई वोंट यूज द टर्म, बट एक रेसिस्ट माइंडसेट भी आप कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा माइंडसेट जिसमें कहते हैं कि लाइक यू आर नॉट वेरी ओपन टू पीपल दैट आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, दे हैव अ डिफरेंट कल्चर। तो ये जो पर्टिकुलर सोसाइटी है ये समझ के चल रही है कि ओ अचानक से इतना ज्यादा रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स आ चुका है, और सडनली अब क्या होगा कि ये चीज इन पे कहीं ना कहीं बर्डन करेगी, चाहे फिर वो वेलफेयर के टर्म्स में हो। वेलफेयर यानी कि जो स्टिमुलस या जिस तरीके के फूड स्टैम्प्स यहाँ गवर्नमेंट रेफ्यूजीज को प्रोवाइड करती है, तो वो चीज भी यहाँ के लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आगे चल के बनने वाला है, आई कैन अश्योर यू दैट। दूसरा, यहाँ की जो सोसाइटी है, जो दूसरी सोसाइटी की मैं बात कर रही थी, अब इस सोसाइटी जी, तो वो सोसाइटी ये समझ के चलती है कि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, गुड तालिबान बैड तालिबान, जैसा आप कर रहे थे। बिल्कुल। यानी कि जब तक अपने पे नहीं बीतेगी, वो सोचते हैं कि नहीं, दे वुड रादर पिक अ साइड देन सी द ग्रे एरियाज। जी, तो ये यहाँ की बहुत कॉमन आप कहें पॉलिटिकल इग्नोरेंस है या पॉलिटिकल डिवीजन जो यहाँ पर है, समस्या है, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस आई वुड से बात की आखिर, जैसे जो पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं ये या प्रशासन के लोग हैं, उन्हीं की अगर बात करें तो जैसे भारत आतंकवाद के बारे में शुरू से बोलता रहा है, अमेरिकी प्रशासन नहीं मानता था, फिर जब उनके ऊपर 9/11 हुआ तब उन्हें बात समझ में आई। लेकिन क्या वाकई बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं अलकायदा के खिलाफ, तो आके कैसे नहीं समझ में आ रहा है कि उसका सारा का सारा जो नेक्सस है वो पाकिस्तान में बैठकर फल फूल रहा है। पाकिस्तान में आप तमाम पैसे देते हैं, तमाम मदद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, वो पाकिस्तान उन्हें आतंकवादियों तक पहुंचाता है। ये बात यहाँ प्रशासन के लोगों को क्या मतलब क्या सोचते हैं? जरा देवेंद्र, ये सवाल आसिफ रमीज साहब से ले लेते हैं। आसिफ साहब इसका जवाब देना चाहेंगे? I would quickly say one thing. War is an economy. We must know that it's a biggest manufacturer of weaponries और ammunition. So war अपने आप में एक इकोनॉमी है, और बहुत ज्यादा अगर आप अमेरिका की व्हाइट हाउस की बात करें तो यहाँ लॉबिस्ट दे आर एट देयर फुल ऑन। तो लॉबिस्ट जो है वो वॉर इकोनॉमी को चाहते हैं वो जिंदा रहे। बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स हैं, और पॉलिटिक्स इस तरीके की चीज है ना, आप चाहते हैं देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु थ्राइव ऑन कॉन्फ्लिक्ट। आप समझ रहे हैं, जब तक चीजें बद से बदतर ना हो जाए, लाइक दे हार्डली केयर। वो 1% जो है वो आई वुड से दे आर 1%, बट वो 1% जो है वो
आई एम नॉट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट आई वुड से ये जो आप महसूस करते हैं कि वो 1% डोमिनेट करते हैं और उस वॉर इकोनॉमी को फीड करते हैं, वॉर लॉर्ड्स को फीड करते हैं, और लेटर ऑन जो रेप्रिकेशन आते हैं तो वो उन तक तो नहीं पहुंचते, लेकिन वो जो ग्राउंड पे होते हैं, चाहे वो सोल्जर्स हों, चाहे फिर वो कोई बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ हो जाए, या फिर somebody died in a crisis, या फिर इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाए, तो दे हार्डली केयर अबाउट दैट, क्योंकि उनका काम हो चुका है, यू नो, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ठीक, आसिफ भाई इसमें अगर आपको जोड़ना चाहें फिर मैं प्रिया के पास जाऊंगा। जी जी बिल्कुल। पंकज भाई, थोड़ा सा अगर देवेंद्र जी का सवाल दो, तो उस वक्त कुछ मुझे लग रहा था कि आवाज का कुछ इशू था, अगर वो सवाल रिपीट हो जाए। जी, सवाल ये था कि जितना कुछ अफगानिस्तान में हुआ है, तालिबान का जिस तरह से कब्जा हुआ और जो आतंकवाद को जिस तरह से पनाह जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मिलती है, इसको लेकर अमेरिका का क्या रुख रहता है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी बहुत क्लैरिटी के साथ मुझे समझ में आई ये बात। इसमें जो आतंकवाद को पनाह देना और जो पाकिस्तान की बात है और अमेरिका का क्या रुख होता है, देखिए 20 साल अमेरिका ने वहां पे अपना स्टैंड रखा और 20 साल में किसी न किसी तरह से तालिबान वहां पे उसकी ग्रोथ होती रही, और अचानक से जिस तरह, एक चीज जो समझने की बात है, चाहे जितनी भी बात हो रही है हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की या लेकिन एक जो सच्चाई है वो ये है कि अमेरिका और बेहतर तरीके से अफगानिस्तान से जा सकता था, और बेहतर तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जो जाने गई लोगों की या खुद उनके अपने सैनिकों की भी गई और दूसरे जो अफगानियों की जाने गई वो बच सकती थी। अब इसमें जो अमेरिका का क्या रोल हो सकता है, उसमें देखिए अभी जो ये चीजें चल रही है ना, साथ में क्वाड की मीटिंग्स है, ब्रिक्स है, दूसरे तमाम मीटिंग्स है, वो तो चलती रहती है। यूनाइटेड नेशंस में अभी क्या स्टैंड हो सकते हैं, सारी चीजें निकल के सामने आएंगी, लेकिन ये जो एक ग्लोबल मसला है जहां पे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, जिस तरह से अभी मैं एक डिबेट में था और वहां के एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है, वो कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तान का किसी भी तरीके का कोई हाथ नहीं है। चले ठीक है, अगर वो ये कह भी रहे हैं तो उसी दिन ये कह रहे थे ये बात जब वहां के ISI के जो चीफ है वो वहां मौजूद थे, और वो उस वक्त तमाम चीजों की जो रिफॉर्मेशन हो रही थी गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट जो कि इंक्लूसिव नहीं है। और वैसी सिचुएशन में अगर आप देखें कि ग्लोबल एक ये है टेररिज्म जो एक ग्लोबल इशू है, उसको कैसे आप फाइट कर सकते हैं? आपको तभी करना होगा जब आपके लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो इन चीजों को सही तरीके से लेकर चल सकते हैं, जो एक इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हमारे साथ, शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, और हम मिलकर उन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, तभी हो सकता है। वरना देखें, ये जो हमारा एरिया अफगानिस्तान, आप जियो पॉलिटिक्स की बात भी कर रहे हैं, और इसका जो एक स्ट्रेटेजिक जो इसकी अहमियत है, आप देखें हमारे हिंदुस्तान और जो ये इलाका है साउथ एशियन, उसमें इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, और ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इसका असर हो जाता है। और अभी ये देखने को मिल ही रहा हम तमाम लोगों को। इसको अगर सही तरीके से अमेरिका अगर उसको हैंडल करना चाहता और अच्छे से कर सकता था, अमेरिका का क्या था, उनको तो अपने सैनिकों को विड्रॉ करना था और वो लेकर चले गए। अभी देखा जाए तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो गया है। अभी जो दूसरे मसाइल आएंगे लोकल तरीके से, जो इसका इंपैक्ट होगा, जो एक नई सरकार बन रही है, क्या वो अपने वादों को पूरा करेगी या नहीं करेगी? अभी तक तो चीजें दिख रही है, और आगे क्या दिखेंगी इन तमाम चीजों से वो। आसिफ भाई, जरा मैं प्रिया के पास भी जाना चाहूंगा। प्रिया, देखिए कूटनीति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ट्रेड जो है, कारोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मार्क विडमार जो है सोलर कंपनी, फर्स्ट सोलर कंपनी के जो CEO, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत में बहुत अच्छा काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी खासतौर पर, प्रधानमंत्री का भी काफी उसमें इंटरेस्ट रहता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया सामंजस्य रहता है और बैलेंस जो है वो बहुत अच्छा रहता है दोनों के बीच में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप विश्वास करिए, सिलिकॉन वैली जो यहाँ पे अगर देश होता तो 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिचेस्ट कंट्री होता दुनिया का, तो आप यहाँ के लोगों के लिए प्रधानमंत्री एक तरीके से संजीवनी बूटी हैं, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है ट्रेड की तरफ, उनका जो एटीट्यूड है कि कैसे दोनों देशों के बीच में प्रोग्रेस हो ट्रेड को लेके, और जितने जो CEOs हैं उनके साथ मिलके कैसे भारत में इंडस्ट्रीज आए और पैसा आए,
FDI, उस चीज को लेकर प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज्यादा यहाँ उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा सब लोग खुश हैं क्योंकि वो रेगुलेशंस चेंज कर रहे हैं, रूल्स चेंज कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं लोगों को कि भारत में आए, आप वहां इन्वेस्ट करिए, जो भी आप चाहते हैं हम आपको सहूलियत देंगे, रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, आपको क्या चीज की कमी है, क्या चाहते हैं, कौन सी कंपनीज को आना चाहिए। इस चीज का जो एक तालमेल होता है, जो समझदारी होती है, वो हमने कूट कूट के भरी है। और सिलिकॉन वैली, विश्वास करिए, इतना खुश है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वॉशिंगटन आए हैं। हम लोग चाह रहे थे होपफुली वो यहाँ भी आते, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंस को लेके एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा हाई है। बिल्कुल। नेहा, ये सवाल मेरा आपसे, लेकिन पहले जरा देवेंद्र से भी मैं जानना चाहूंगा। देवेंद्र, देखिए, जब प्रधानमंत्री पहले आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और अब जो है वो जो बाइडेन है, तो दोनों के साथ किस तरह से डील करना है, किस तरह से बात करनी है, और भारत के लिए कौन बेहतर, वो सवाल जो है हमेशा जहन में आता है। देवेंद्र, पंकज, आमतौर पे आप देखिए तो राष्ट्रपति बदलने से बड़े देश की खासतौर पे नीतियां नहीं बदलती हैं। आप भारत अमेरिका संबंधों को देखें तो 1947 से लेकर 2000 तक के पीरियड को देखें तो ऐसा लगेगा कि वो एक पीरियड था, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बदलते गए, लेकिन लगभग पॉलिसी एक समान रही और लगभग 3 ही राष्ट्रपति आए थे अमेरिका से इंडिया। 2000 से फिर 2021 तक के दौर को देखें तो उसमें आपको एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। सबसे पहले बिल क्लिंटन की जिस प्रकार की यात्रा हुई थी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात कर लें, ओबामा की बात करें, या फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो इसमें ऐसा नहीं था कि इन राष्ट्रपतियों के चलते उसमें बड़ा बदलाव आया, बल्कि अमेरिका की जो पॉलिसीज है जाहिर तौर पे उसमें एक निरंतरता रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो राष्ट्रपति होता है उसके व्यक्तित्व का असर थोड़ा पड़ता है, उसके अपने कार्यशैली का थोड़ा असर पड़ता है। उस लिहाज से ट्रंप के मामले में आपने देखा कि वो ज़्यादा ओवर स्पोकन थे, और चाहे यहाँ पे ह्यूस्टन की बात कर लें या फिर जब इंडिया वो आए थे तो हर एक मौके पे अपनी बात ज़्यादा खुलकर कहते हैं। जो बाइडेन की पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, लेकिन नीतियों में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा, आमूलचूल बदलाव होगा, इस बात की संभावना नजर नहीं आती। अमेरिका एक कंट्री के तौर पे क्या सोचता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, भारत एक कंट्री के तौर पे क्या सोचता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे लिए, भारत के लिए रिपब्लिकन बेहतर या डेमोक्रेट्स बेहतर? देखिए, आई वुडंट से कि रिपब्लिकन बेहतर है या डेमोक्रेट्स बेहतर है। ये कंपैरिजन इज लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, कि ये हर जो मुल्क है, हर जो देश है, वो अपने फायदों के हिसाब से चलता है। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और अमेरिका को अगर आप देखें तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल लोगों की सोसाइटी है, एंड इनका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है चीजों को लेके, हमारा क्या फायदा है। एंड वही अब भारत भी रवैया लेके चल रहा है कि इमोशंस के हिसाब से कंट्रीज रन नहीं करती हैं। एंड व्हाट आई वुड से कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एटीट्यूड चेंज हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो नेहा, मैं जरा आपके पास आता हूं। देवेंद्र के पास कुछ अपडेट है। देवेंद्र, इस मीटिंग के बारे में जो स्कॉट मॉरिसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही थी, क्या अपडेट? जी हाँ, अभी वो बैठक खत्म हो गई है और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री यहाँ से निकलकर अब जा चुके हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्कॉट मॉरिसन की जो बायलैटरल टॉक्स हुई है वो टॉक्स अब ओवर हो गई है। और यहाँ पर अब से जस्ट चंद मिनट पहले ही आप कह लें, मुश्किल से मिनट भी नहीं, सेकंड की आप बात करें तो चंद सेकंड पहले यहाँ से इस होटल से ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री यहाँ से बाहर निकले हैं। और जाहिर तौर पर अब उम्मीद की जा रही है कि भारत सरकार की तरफ से भी कुछ और इनपुट आएंगे, कि विदेश मंत्रालय की तरफ से हमें यह बताया जाएगा कि दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई है, बायलैटरल टॉक्स हुए हैं, उनमें किन किन बिंदुओं पर ज्यादा प्रमुखता से बातचीत हुई है और क्या आगे की संभावना है, किन मुद्दों को आगे और ज्यादा बढ़ाने की बात कही गई है। पंकज, बिल्कुल। और लगभग कितनी देर ये बैठक चली, इस बारे में क्या जानकारी? हम नीचे उतर सकते हैं। और तकरीबन 1 घंटे ये बैठक चली है पंकज, और जैसा कि मैंने कहा आपको पहले कि सबसे बड़ी बात इस बात पर है कि इस बैठक में आखिर जो बातचीत हुई है, जो आउटकम निकला, वो जब हमें बताया जाएगा, क्योंकि डिप्लोमेसी में आप सोर्सेज के मार्फत बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते, इसमें ऑफिशियली बताया जाता है और वही अंतिम सत्य के तौर पर बताया जाता है। तो उस लिहाज से फिलहाल हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि इन दोनों बड़े नेता ने जो बातचीत की है उस बातचीत का आउटकम क्या होगा। इतना तय मानिए कि बातचीत बहुत ही अच्छे माहौल में हुई होगी, क्योंकि
क्योंकि भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को आप देखें, और कोविड के दौर में भी पंकज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर को जब प्रधानमंत्री मोदी को वर्चुअल मीटिंग करनी थी तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ जो वर्चुअल मीटिंग हुई, कितनी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, लगातार एक दूसरे को सहयोग देने की बात होते रही थी। तो ऐसे माहौल में जब दोनों नेता इन पर्सन आमने सामने बैठकर बातचीत किए हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट कुछ अच्छा आया होगा। आउटकम का फिलहाल इंतजार है। नेहा, आपने अभी एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण की, बहुत प्रैक्टिकल है, वो चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, लेकिन इमोशंस की उतनी जगह नहीं है। लेकिन क्या वो चीजें काम आती? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट हमने देखा है उसमें जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से बात होती है तो समोसे तक डिस्कस हो जाते हैं और ट्विटर पे पिक्चर्स जो हैं वो शेयर होती हैं। इन चीजों को प्रधानमंत्री बहुत तरजीह देते हैं और शायद ये काम आती हैं चीजें। तो आप बता रही थी कि कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों में से कोई भी हो, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा भारत के साथ, भारत के लिए कौन बेहतर? देखिए, मैं आपको फिर से वही बात बताऊंगी कि वर्ल्ड डायनामिक चेंज हुई है आफ्टर कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर में एक टाइम था और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर हम प्रेजेंट सिनारियो में देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। 2014 के पहले अगर आप देखें या फिर कांग्रेस यूपीए से भी पहले अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और बहुत ज्यादा एक परसेप्शन था इंडिया के बारे में कि हमारा जो माइंडसेट है वो माइंडसेट बेसिकली सोशलिस्ट माइंडसेट है। और ये हमने बहुत ज्यादा करके भी देखा, अमेरिका को अपने से हम दूर रखते थे क्योंकि वी वर लाइक काइंड ऑफ ऑफ देम कि ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब हम जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, डेफिनेटली उन्होंने अपना एक पर्सनल रिलेशन, चाहे वो बराक ओबामा हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, रिगार्डलेस ऑफ मीडिया स्क्रूटनी, रिगार्डलेस। आपने एक बहुत अनफेमस क्लिप एक बार वायरल हुई थी जिसमें कुछ वर्ल्ड के टॉप लीडर बैठ के गॉसिप कर रहे थे और प्रेसिडेंट ट्रंप की को लेके उन्होंने कुछ मजाक किया था जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप काफी नाराज थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ये खास बात है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, ही चोज हिज वर्ड वेरी केयरफुली। और वो जब कुछ कहते हैं तो इट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट में बोलते हैं किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने बराक ओबामा से अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग की, एक पर्सनल लेवल पे उन्होंने कोशिश की, अप्रोच किया वर्ल्ड लीडर्स को। तो डेफिनेटली डेमोक्रेट्स जो हुए वो सॉफ्टन हुए क्योंकि डेमोक्रेट्स में एक बहुत धड़ा यहाँ पर है यूएसए में जो काफी हद तक जिसको चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसको लेके दे हैव अ परसेप्शन, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपना परसेप्शन चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। तो आई वुड से कि गवर्नमेंट में पार्टीज में विद इन पर्सन डिवाइड हो सकता है, पर जब आप गवर्नमेंट के लेवल पे बात करते हैं तो आप करंट सिनेरियो को देखते हैं कि इंडिया भी पॉलिटिकली स्टेबल है। अमेरिका से ज्यादा अभी जहां देखा जाए तो यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द सेंस की पॉलिसी मेकिंग के टर्म्स में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, रेड टेप्स बहुत ज्यादा कट हुए हैं, प्लस एक ग्लोबल शिफ्ट हुआ है जहां चाइना एक टाइम पे सोवियत यूनियन नॉट रशिया से अभी भी एनिमोसिटी है लेकिन अभी उनके लिए जो करंट थ्रेट है वो चाइना है। तो इस करंट थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए उस पूरे रीजन में चाहे वो समुद्र का बॉर्डर हो चाहे वो दूसरे बॉर्डर्स हो, उसके लिहाज से स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हिसाब से इनके लिए इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल बायसेस, अगर डेमोक्रेट्स के भले ही हमने देखा कि जब डेमोक्रेट्स जीत के आए थे तो पाकिस्तान में बहुत खुशियां बनाई गई थी, अभी जब बाइडेन इलेक्ट हुए थे तो बहुत ज्यादा खुश हुए थे पाकिस्तानी, बहुत ज्यादा सपोर्ट था, लेकिन फिर भी पॉलिसीज शिफ्ट नहीं हुई। पॉलिसीज अभी भी आप किसी भी अमेरिकन से जो पॉलिटिकली अवेयर है उनसे बात करें या मैं आता हूं आपके पास, नेहा जरा आता हूं आपके पास। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लगातार बने। देवेंद्र जरा ये बताइए, 1 घंटे का वक्त तय था जो ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर के साथ बातचीत होनी थी, क्या वो थोड़ा ज्यादा बढ़ी, कुछ देर ज्यादा चली मीटिंग, क्या अपडेट? स्पेसिफिक टाइम तो बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ मिनट्स के फ़र्क ज़रूर पड़ जाते हैं। तो अभी अंदर से जब, जैसा कि पहले मैं आपको बता रहा था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से एक्जैक्ट स्टेटमेंट आएगा तो उसमें हमें ये बताया जाएगा कि दोनों नेता जब आमने सामने बैठे तो वो बातचीत जो हुई थी वो कितनी देर की बातचीत हुई थी। लेकिन आमतौर पर इसमें बहुत बदलाव नहीं रहता, हाँ 10-15 मिनट 20 मिनट की फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती ही रहती है। बिल्कुल। और देवेंद्र जरा जानना चाहेंगे, अब जब कमला हैरिस से मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री की, उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि भारत मूल की वो हैं, तो ऐसे में सबकी निगाहें हैं कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि वो काफी महत्वपूर्ण उस लिहाज से।
बिल्कुल पंकज, और वो बैठक बहुत ही खास होने वाली है। वो बैठक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात से ठीक एक दिन पहले हो रही है तो उस बैठक की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तकरीबन उस बैठक के लिए भी 1 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। 3:15 स्थानीय समय की बात करें तो 3:15 से लेकर 4:15 के बीच ये बैठक 1 घंटे की तकरीबन होनी है। लेकिन उन बैठकों में जो उस बैठक में जो मुद्दे आएंगे वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण रहे पंकज। और आप देखें तो जब कमला हैरिस यहाँ पे उपराष्ट्रपति बनी, उसमें भारत में बहुत सारे लोग उस बात पर खुशी जाहिर की है। फिर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन भी चलाने की कोशिश की गई, कमला हैरिस के पुराने बयानों का हवाला देते हुए बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो उन सारी चीज़ों पे आज एक तरह से मिट्टी पड़ जाएगा, पर्दा पड़ जाएगा। जो लोग वैसे अभियान को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर तौर पे कमला हैरिस को भी बखूबी पता है कि अमेरिका का जो हित है, भारत किस प्रकार से उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साझेदार है। चाहे वैश्विक समस्याओं की बात करें तो, रीजनल इशूज़ की बात करें तो, या फिर दोनों देशों के बायलैटरल इशूज़ की बात करें तो ऐसी स्थिति में आज की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमला हैरिस की निश्चित तौर पे बहुत खास रहने वाली है। और क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं तो आइसिंग ऑन द केक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, निश्चित तौर पे बातचीत के माहौल में उससे फ़र्क तो पड़ता ही पड़ता है। कमला हैरिस के परिवार के लोग को भी आपने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के चुनाव में जो भारत में रहते हैं वो लोग यहाँ पर आकर उनके कैंपेन में किस तरह से शामिल थे और पूरे अभियान को उन्होंने चलाया। तो जाहिर तौर पर उम्मीद ये की जा सकती है कि कमला हैरिस भारत के पक्ष को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझकर अमेरिकी प्रशासन को भी उसी तरीके से समझा पाएंगे। इसमें जो समझाने वाली बात है पंकज, उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमें यह बताया गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा बाकी मुद्दों के साथ। तो ऐसे में अमेरिका से उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका ठीक तरीके से उस बात को समझेगा और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको उसी तरीके से जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान की जो भूमिका है उसे और ज़्यादा एक्सपोज करते हुए पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। तालिबान को जिस प्रकार से समझना चाहिए पूरी दुनिया को, उसी रूप में तालिबान को समझा जाए। उसके लिए किसी अलग चश्मे की जरूरत नहीं है। चीन के प्रभुत्व को जमाने की जो कोशिश है या ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जो भागीदारी है उससे किस प्रकार का आगे खतरा हो सकता है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इन सारे मसलों पर प्रमुखता से बातचीत हो सकती है। और वहाँ पर पंकज भारत के लिए संभावनाओं का एक बड़ा दरवाजा खुलता है, क्योंकि अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी को आप देखें तो बहुत नगण्य है। और कोविड की महामारी ने यह मौका दिया है भारत के लिए कि चीन के प्रति दुनिया के अधिकांश देशों में जिस प्रकार का अविश्वास का माहौल है उसमें भारत उस जगह को, उस खाई को पाटते हुए अपनी भूमिका बढ़ा सकता है और वहां पर भारत अमेरिकी रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल प्रिया, तो जैसा देवेंद्र बता रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम ब्रिज की तरह काम करेगी ये मुलाकात, क्योंकि कमला हैरिस आधे घंटे का वक्त बचा है जब उनसे मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो भारत को जानती है और भारत की जो पोजीशन है बहुत अच्छे से जो बाइडेन तक पहुंचेगी। और जैसे कि वो बता रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसके अलावा जो चीन का प्रभुत्व और पाकिस्तान और तमाम तालिबान, इन सब मुद्दों को डिस्कस किया जाएगा इस बैठक में। जी बिल्कुल किया जाएगा। और आपको जान के खुशी होगी कि हम लोग वो इसी रीजन से हैं, कैलिफोर्निया से हैं। उनका ऑफिस हमारे बहुत पास है, कई बार उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। और वाकई वो भारत के लिए बहुत अच्छा सोचती हैं। जो कमेंट्स आते थे इलेक्शन के टाइम ऐसे अलग अलग तरीके के, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए, भारत के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम है और उनका इस वक्त होना, विश्वास कीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो भारत को समझती हैं, उनके लिए भारत के लिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है जो कभी वो दिखाती है, कभी नहीं दिखा पाती है। देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन में अपने अलग अलग आपको डीलिंग्स करनी पड़ती है परसेप्शन को लेके, बट बिल्कुल वो बहुत ज्यादा चाहेंगी कि टेररिज्म को लेके बात उठाएं, इंडिया और डायलॉग्स को लेके भारत और अमेरिका के बीच में वो चाहेंगे मजबूती बढ़े, एक दोनों देश आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप के साथ आगे बढ़ें और हर तरीके से जो दोनों देश का फायदा होगा वो बिल्कुल वो करेंगे। और मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा खुशकिस्मती हम लोगों की कि वो आज की तारीख में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर इसलिए कि वो मेक श्योर करेंगी कि जो भी खाइयां हैं, जो भी चीजें पार्टी जा सकती हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर कभी हो तो उसको वो खूबसूरती से आगे बढ़ा सकती हैं। और उनका बहुत इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है, माने एक वेरी इफेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट, और इस रीजन की हैं, बेरिया इसी हमारे रीजन की हैं। तो वो ये भी समझती हैं कि फाइनेंस, इंडस्ट्री, बिजनेस
कितना महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। बिल्कुल, उसको फाइनेंस, मानने के इंडस्ट्री, लिए वो सब बिजनेस कुछ बहुत महत्वपूर्ण है दोनों जी। देशों के लिए। आसिफ रमीज साहब, जरा आपसे मैं जानना चाहूंगा, कमला हैरिस चूंकि भारतीय और मूल की है, बस एक चीज और कहना चाह रही थी, माफ कीजिएगा, जी। कि बीइंग अ वुमन, जी। वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन बिजनेस एंड विमेन कॉजेस को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है हम सब के लिए। आसिफ रमीज साहब, देखिए, खाइयां जो हैं अगर थोड़ी बहुत भी हैं तो उनको पाटने का काम बहुत अच्छे से करेंगी कमला हैरिस। अब लगभग आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है, उस लिहाज से देखा जाए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को? आपकी ही बात से मैं चाहूंगा कि खाइयां जो है वो और थोड़ी सी बहुत आसानी से एक ब्रिज का काम होता है। इस तरह की मीटिंग्स तो बहुत फायदेमंद होती हैं। मुझे लगता है आधे घंटे के बाद जो ये मीटिंग होगी और इसके बाद जो आप लोगों की न्यूज आने वाली है वो बहुत ही यानी आश्चर्यचकित कर सकती है। हमें तो यही लगता है, मुझे जो लोग कहते थे ना अभी, जैसे अभी प्रिया जी खुद ही कह रही हैं कि उनके लिए एक हिंदुस्तानियों के लिए दिल में बहुत प्रेम है और बहुत डिफरेंट सोचती हैं। अभी आप देखें जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पर है और इन दोनों की जब मुलाकात होगी तो मैं उनके कनेक्ट की बात को वापस लाता हुआ आऊंगा। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रख सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो सच्चाई है वो ये है कि जो कनेक्टिविटी वो बनाते हैं, जो बातें करते हैं, जो अगर फॉर एग्जांपल विद इन द नेशन भी अगर आप बात करें, वो कभी अगर मणिपुर में होते हैं या बिहार में होते हैं या किसी भी, तो उनको पता होता है कि लोगों से कैसे कनेक्ट करना है। तो जब बात हम अंतरराष्ट्रीय मंच की करते हैं तो आप अगर बराक ओबामा के जमाने से भी बात करें, चाहे उनको बराक कह के बुलाना या फिर ट्रंप के साथ जो मामला थे, बहुत आसानी से ये अपनी तरह से बहुत, मुझे लगता है कि चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, या उनकी जिनसे भी मीटिंग होगी, वो यकीनन उनको बहुत इम्प्रेसिव तरीके से बातों को रख के ये मुझे बहुत इसका आउटकम जो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है आने वाला है। और इसके साथ जो एक दूसरी अच्छी चीज ये है कि चाहे इसमें जो एक बहुत अहम मुद्दा वो ये है, जो अहम चीज है कि कमला हैरिस खुद भारतीय मूल की है और ये भारतीय प्रधानमंत्री है और हम सब एक इंडिया के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें वो चीजें जरूर आएंगी जिससे पूरे हिंदुस्तानियों का फायदा होगा और यकीनन होगा। बल्कि हम लोग दोबारा जब डिबेट से बैठेंगे तो इन चीजों पे जरूर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कुछ नई पॉलिसीज आएंगी, क्योंकि इसके बाद देखें हमारे उनकी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होनी है, फिर यूएन की मीटिंग है, फिर दूसरे मीटिंग्स है, लेकिन ये जो पहली मीटिंग है अभी उनके साथ, ये बहुत अहम होने वाली है और इसमें हिंदुस्तान पे बात होगी, हिंदुस्तानियों के भलाई पे बात होगी, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, और जो खास एक अहम चीज है वो ये है कि जो अभी टेररिज्म का मामला है, जो अफगानिस्तान का इशू है, वो यकीनन आएगा। और देखना यह होगा कि क्या कमला हैरिस जो है इसमें कश्मीर के किसी मुद्दे को लाती हैं या नहीं लाती हैं, लेकिन वो सब चीजें बाद में समझ में आएंगी। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो ये है कि मुझे बहुत इससे पॉजिटिव चीजें दिख बिल्कुल, तो पूरी दुनिया की नजर इस वक्त वॉशिंगटन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सीईओ से मिले, उसके बाद स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात हुई, 1 घंटे से भी ज्यादा की वो मुलाकात थी। उसमें क्या कुछ बातचीत हुई वो अभी कुछ देर बाद निकलकर बाहर आएगा। और इससे भी बाद, अब जैसे हम बता रहे हैं आपको, आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिका की हैं कमला हैरिस, भारतीय मूल की, उनसे मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उस पर सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वॉशिंगटन में मुलाकात करने वाले हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब दोनों ही नेता आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं।